हेलो दोस्तों, नमस्ते लदाब। आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। सो दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल 357 जो कि 356 का एक्सटेंशन आर्टिकल है, जिसके अंदर द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विच विल बी कन्फर्ड टू द पार्लियामेंट एंड थ्रू पार्लियामेंट टू द प्रेसिडेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो लॉ मेकिंग पावर है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल वो किस तरीके से काम करती है अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम आर्टिकल 357 पढ़ेंगे जो कि एक्सटेंशन है 356 का, एंड दिस विल होल सोनली कवर द प्रेसिडेंट रूल इन टोटलिटी। तो आगे चलते हैं हमारी स्ट्रीम पे और देखते हैं क्या लिखा हुआ आर्टिकल 357 के अंदर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे आर्टिकल 357 के अंदर, जो कि एक्सटेंशन है आर्टिकल 356 का। इट इज मोर एंड लेस सिमिलर लाइक व्हाट वाज देयर इन 353 एंड 344 एंड 345। दे वर कंसिडरेबली द extension of article 352 national emergency. So this is an extension about the powers which will be transferred to the president through the parliament once the president rule is applied to the state. So what this says is, they said this whereby proclamation issued under clause 1 of 356, matlab they are talking about the president rule. It has been declared that the power of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. ठीक है, सिंपल सी चीज मैंने आपको 352 के एक्सटेंशन के अंदर भी बताया था कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की नेशनल इमरजेंसी के टाइम में वो चली जाती है किसके पास, वो चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। और जहाँ पे बात आती है लेजिस्लेटिव पावर की, लेजिस्लेटिव पावर क्योंकि जानी चाहिए एक लेजिस्लेचर के पास ही वो, इसलिए वो चली जाती है पार्लियामेंट के पास। तो सिमिलर चीज़ ये लोग बता रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल के टाइम में जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो जो लेजिस्लेचर की पावर है स्टेट की, वो एक्सरसाइज करेगा कौन, पार्लियामेंट। तो सिंपल सी चीज़ उन्होंने बताई है। अब व्हाट दे सेइंग, इट शैल बी कॉम्पिटेंट, पार्लियामेंट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर व्हाट, for parliament to confer on the president the powers of legislature of the state to make laws and to authorize the president to delegate subject to such condition as he may think fit to impose the powers so conferred to any other authority to be specified by him in that behalf। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट कन्फर कर सकता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, मतलब पावर जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को कन्फर कर सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है ही कैन ऑल्सो डेलीगेट, यानी वो जो पावर उसको कन्फर करी गई है उस पावर को आगे किसी XYZ बंदे को भी दे सकता है, जो कि प्रेसिडेंट का एक तरीके से काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा जो ये लॉज बनाएगा। बट जो लेजिस्लेचर पावर है वो थ्रू पार्लियामेंट ही जाएगी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं बना सकता लेजिस्लेटिव, मतलब प्रेसिडेंट डायरेक्टली लेजिस्लेटिव लॉज नहीं बना सकता विच with regard to the legislature of the state. Then there is second thing which they're talking for parliament or for the president or other authority in whom such power to make law is vested under subclause A to make laws conferring power and imposing duty and authorizing the conferring of power and the imposition of duties upon the union or officers thereof। ठीक है, now what they saying कि जिसको भी लेजिस्लेचर की पावर स्टेट की मिल जाती है, चाहे वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट को मिले, पार्लियामेंट को मिले या किसी और अथॉरिटी को, जो थर्ड अथॉरिटी उन्होंने बताई जो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट होता है, इन हुम सच पावर टू मेक लॉ इज वेस्टेड अंडर सब क्लॉज 1। तो दे कैन ऑल्सो मेक कॉम्पिटेंट whom central the upon the union or officers on the authorities thereof to make laws। तो वो लोग जो है वो आगे यूनियन और अदर अथॉरिटीज को भी पावर कन्फर कर सकते हैं। फॉर द प्रेसिडेंट to authorize when the house of people is not in session expenditure from the consolidated funds and state spending and pending the sanction of such expenditure by the parliament। So they saying और क्या कर सकते हैं वहाँ पे, for the president to authorize when the house of people is not in session, जब house of people session में ना हो और expenditure करना हो consolidated fund से। ठीक है, consolidated fund basically क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। consolidated fund जो है, जितने भी सारा हमारा देश का एक्सपेंडिचर होता है वो कंसोलिडेटेड फंड से ही किया जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया गया, आप उसको जरूर पढ़ें, जिससे हम एक्सचेकर अपना अमाउंट भी कहते हैं। तो वो अगर कभी हाउस ऑफ पीपल इन वर्किंग ना हो तो प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है कि वो कंसोलिडेटेड फंड से जो स्टेट के पेंडिंग सैंक्शन एक्सपेंडिचर है वो पास कर दे अंटिल अनलेस जब तक पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं आती। तो यूजुअली जो सारी पावर है लेजिस्लेचर से रिलेटेड वो पार्लियामेंट को ही दी गई है। पार्लियामेंट उस पावर्स को प्रेसिडेंट को दे सकता है। प्रेसिडेंट
आगे डेलीगेट कर सकता है, खुद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट्स है उसे एग्जिबिट कर सकता है. देन द सेकंड थिंग दे हैव सेड दिस, एनी लॉ मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटी. ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी बंदा जो लॉ बनाता है, रेफर्ड इन क्लॉज A1 जो ऊपर बात करेगी है, विच पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और सच अदर अथॉरिटी वुड नॉट बट फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर 356 हैव बीन कॉम्पिटेंट. मतलब वो लॉ तभी बनाया गया है जब आर्टिकल 356 चल रहा था, यानी स्टेट लिस्ट का है बेसिकली. एक तरीके से स्टेट लिस्ट के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है लॉ बनाया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल. तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल जो लॉ बनाया गया किनके द्वारा, आपके पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, या एनी अदर अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ने जिसको कन्फर करी पावर, लॉ ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल बनाया गया है. ठीक है, वो लॉ जो प्रेसिडेंट रूल के समय पे बनाया गया है, वो लॉ जो है तभी तक कॉम्पिटेंट है जब तक प्रेसिडेंट रूल चल रहा है. आफ्टर द प्रोक्लेमेशन में सीज टू ऑपरेट. सो दिस लॉ इज कॉम्पिटेंट, have been competent to make shall after the proclamation has ceased to operate. ये सीज कर जाएगा, यानी ये फिर जो लॉ है वो रुक जाएगा. कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल ऑल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर अथॉरिटी. यानी समझिए, जो पावर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की लॉ मेकिंग की पावर जो दी गई है प्रेसिडेंट को या फिर पार्लियामेंट को या फिर प्रेसिडेंट को या फिर किसी और अथॉरिटी को, वो जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ तभी तक कॉम्पिटेंट है, तभी तक वो काम करेगा जब तक आपका प्रेसिडेंट रूल चल रहा है. उसके बाद वो लॉ तभी फोर्स में आएगा अंटिल इट इज ऑल्टर्ड, रिपील्ड और अमेंडेड. यानी या तो उसको रिपील कर लिया जाए या उसको ऑल्टर कर दिया जाए, उसको अमेंड कर दिया जाए बाय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर और अदर अथॉरिटी. यानी वो स्टेट लेजिस्लेचर जब आएगा पावर में दोबारा से, तो उस लॉ को रिपील करेगा, ऑल्टर करेगा, जो करेगा, फिर ही वो जाके वो जो लॉ है वो इंप्लीमेंट माना जाएगा. वरना वो लॉ जो है वो प्रेसिडेंट रूल के साथ जो है वो खत्म हो जाएगा. कौन सा लॉ? वो लॉ जो कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी ने बनाया था ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 356. तो दोस्तों ये इसके अंदर जो इसकी एक्सटेंशन है रूल मेकिंग की 357 के अंदर ये बताई गई है यहाँ पे. अब हम लोग चलते हैं हमारे आर्टिकल 358 की तरफ. और 350 तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे देखा कि आर्टिकल 357 के अंदर बहुत ही क्लियरली मेंशन करा गया है कि जो पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है टू मेक द लॉ, दैट विल बी गिवन टू द parliament, and through parliament that can be transferred to the president of India, and president of India can also delegate that power because of course president of India is an important person and he have many other businesses to do. So किसी specific state को लेकर अगर वहां पे president rule बहुत लंबा चल रहा है तो president of India अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वो पावर कन्फर कर देता है. जैसे कि JNK में इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो पावर है वेयर द प्रेसिडेंट. तो ये प्रेसिडेंट रूल के अंदर लेजिस्लेटिव पावर की जो बात है वो बताई गई थी हमारे इस 357 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर की. और किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो लॉ प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे बनता है बाय द पार्लियामेंट, बाय द अदर अथॉरिटी और द प्रेसिडेंट, वो लॉ जो कि उनको पावर ही मिली है बनाने की ड्यू टू आर्टिकल 356, तो वो लॉ, नॉट एनी अदर लॉ. कोई सेंट्रल लिस्ट पे कोई लॉ बन रहा है, कोई आपका कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बन रहा है, नॉट अबाउट दैट लॉ, बट स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट मैटर है जिसकी पावर 356 के अंदर हमारे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और एनी अदर अथॉरिटी को मिली है. अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो वो लॉ सिर्फ तभी तक काम करेगा जब तक प्रेसिडेंट रूल है. प्रेसिडेंट रूल के जाने के बाद उस लॉ को अमेंड करना है, रिपील करना है या ऑल्टर करना है, ये तीनों डिसीजंस जो है जो स्टेट लेजिस्लेचर चुनकर आएगी उसके पास होते हैं. तो ये बताया गया था हमारे आर्टिकल 357 के अंदर, एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया हो.